मैं आपके माध्यम से विभागीय मंत्री महोदया से आग्रह करूंगा कि एक पंचायत का उदाहरण प्रस्तुत कीजिएगा वित्तीय बजट वर्ष में। एक पंचायत 4402 पंचायत में आप एक पंचायत को चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और उसे पूर्ण रूपेण कृषि पर निर्भर बनाइए। मैं यह मंत्री महोदया से आग्रह करता हूं। मानव जीवन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि फैक्ट्री से पर्यावरण प्रदूषण मानकों का अनुपालन कराया जाए या फिर फैक्ट्री को बंद कराने की दिशा में पहल कराया जाए। जयराम जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके ठीक पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर है और माफ कीजिएगा हुजूर, आप लगते हैं महात्मा गांधी के छोटे भाई, आप भी लगते हैं। आपकी कदकाठी, आपका वेशभूषा, एकदम बापू गांधी की तरह लगती है। वैसा तुलना उचित नहीं है जयराम जी। गांधी जी का एक राष्ट्रपिता थे, हम लोग साधारण आदमी हैं। चलिए, गांधी सब कम नहीं है और आपसे पाददेश पर बैठने का मौका मिला है, हम लोग के लिए काफी है। चलिए, गांधी जी का एक कथन था, भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। महोदय, कृषि पशुपालन सहकारिता के मद में 4587 करोड़ का जो बजट निसंदेह सराहनीय है। सरकार के दावे मजबूत हैं और बजट भी लाजवाब है, लेकिन सच्चाई भी यही है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड राज्य में 4402 पंचायत हैं, एक भी पंचायत पूर्ण रूपेण कृषि पर निर्भर नहीं है। मैं आपके माध्यम से विभागीय मंत्री महोदया से आग्रह करूंगा कि एक पंचायत का उदाहरण प्रस्तुत कीजिएगा वित्तीय बजट वर्ष में। एक पंचायत 4402 पंचायत में आप एक पंचायत को चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और उसे पूर्ण रूपेण कृषि पर निर्भर बनाइए। मैं यह मंत्री महोदया से आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, निसंदेह आज इस राज्य की समस्या बेरोजगारी है, आज इस राज्य की समस्या पलायन प्रवास है और इन सारी समस्याओं का निदान है कृषि। यदि हम कृषि को उन्नत करने में सक्षम रहते हैं अध्यक्ष महोदय, तो निसंदेह इन सारी समस्याओं का समाधान होगा और वो तभी सक्षम होगा क्योंकि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से भेजा हुआ 1 रुपए गांव आते आते 10 पैसे बचता था। तो ठीक उसी प्रकार इस बजट में पारित कृषि के लिए 4587 करोड़ का जो बजट है, अगर यह गांव सही सलामत पहुंच जाएगा अध्यक्ष महोदय, तो मैं कह सकता हूं ये सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो। अध्यक्ष महोदय, धान की खरीदारी तय समय अवधि में सीधे सरकार तय एमएसपी के साथ करना सुनिश्चित करे। सभी लैंप्स और पैक्स इसके खरीदारी में जानबूझकर देरी करते हैं। देरी करने के कारण क्या होता है कि किसान मजबूरन अपना जो धान है वो बिचौलियों को उन्हें बेचना पड़ता है। ये गांव की सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए यदि सही समय पर धान को खरीदा जाए और धान का न्यूनतम दर निर्धारित किया जाए जो कि बाजार, तो हमें लगता है कि किसानों को आत्मनिर्भर होने का एक अवसर मिलेगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 30 मीट्रिक टन क्षमता वाले 107 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण झारखंड में हुआ है, लेकिन इसका संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण है बिजली कनेक्शन में। झारखंड के जो पैक्स हैं वो सक्षम नहीं है और मेरे हिसाब से यंत्र का जो बोझ होगा वो किसानों पर अतिरिक्त होगा। इसीलिए मैं विभागीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसे सोलर में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, झारखंड में बड़े स्तर पर आईसीडीपी के माध्यम से गोदाम निर्माण किया जा रहा है जिसका क्वालिटी बिल्कुल निम्न स्तर का है और पैक्स अध्यक्ष को गोदाम एस्टीमेट दिए बिना कॉन्ट्रैक्टर मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। और जानकारी के लिए आईसीडीपी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1 अप्रैल 2021 को बंद कर दिया गया है, तो फिर ये झारखंड में काम कैसे कर रहा है अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी को स्पष्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, झारखंड माटी के लाल पद्मश्री सिमोन ओरांव जी, जिन्होंने छोटी छोटी नहरों को मिलाकर 3 बांध बनाए थे, आज इन्हीं बांधों से करीब 5000 फीट लंबी नहर निकालकर खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। बिना आर्थिक संसाधन के, बिना सरकारी सहायता के एक गांव का आम व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से वह करके दिखला सकता है जो सरकार करने में सक्षम है। तो आवश्यकता है सरकार को अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की। अध्यक्ष महोदय, एक और जहां टोमेटो के सॉस बेचकर लोग अरबपति करोड़पति बन रहे हैं और एक और हमारे किसान
मूल्य ठीक ठाक नहीं मिल पाने के कारण उन्हीं टमाटर को सड़कों में फेंक रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अगर वास्तव में इस राष्ट्र को, इस राज्य को अगर उन्नत बनाना है तो कृषि को आपको उन्नत बनाना ही होगा। बिना कृषि का आप इस राज्य को, इस राष्ट्र को उन्नत नहीं बना सकते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब किसान चाहे आलू रहे या टमाटर रहे उचित मूल्य नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं उसका भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। आज 118 गोदामों के निर्माण के लिए 259 करोड़ 52 लाख रुपए को उपबंध किया गया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण को छोड़ दिया गया है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण से खाद्य पदार्थों का संरक्षण, किसानों का उत्पाद उचित मूल्य पर कैसे मिल पाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्या झारखंड राज्य में सहकारी विकास परियोजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर गठित आईसीडीपी कोषांग को आज भी बंद नहीं किया गया है और इस एजेंसी के रूप में उपयोग करते हुए राज्य के विभिन्न योजनाओं को केंद्रीकृत कर कार्यान्वित किया जा रहा है? तो महोदय, मेरा मानना है और मेरा तर्क यही है कि निसंदेह कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां से इस राष्ट्र को, इस राज्य को हम एक नई गति दे सकते हैं। लेकिन वही प्रश्न है कि आज जिस कार्य को क्रियान्वयन करने का जिम्मा जिन लोगों के पास है वो किस गतिशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं, यह निरीक्षण का विषय है। तो अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरा समय काफी कम निर्धारण है। मैं पुनः आपसे यही आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि आज आवश्यकता है, सरकार ने जिस विशाल बजट को पारित किया है वो बजट धरातल पर कैसे जाए, उसका क्रियान्वयन कैसे हो, इस पर सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ मिलेट का विशेष प्रचार प्रसार होना चाहिए। मिलेट यानी ऐसे अनाज जिसमें हम धान और गेहूं के अलावे, और मिलेट से हमें लगता है कि बहुत सारे फायदे भी हैं और आशा करते हैं इस दिशा में, चूंकि पढ़ी लिखी मंत्री महोदया काफी काबिल हैं, इस दिशा में वो बेहतरीन प्रयास करेंगी। चलिए अध्यक्ष महोदय, बस एक छोटी सी पंक्ति अगर आपकी अनुमति हो तो, कि खेत खलिहान मिट्टी जल चुकी है, खेत खलिहान मिट्टी जल चुकी है, आसमान अभी बाकी है, समय समय पर किसानों के लिए योजना लाते रहिएगा, किसी का घर गिरवी है, किसी का लगान अभी बाकी है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और पुनः कहेंगे, वास्तव में आप गांधी जी की तरह लगते हैं, एक बार स्वयं का आकलन कर लीजिएगा। माननीय सुदीप पुरिया जी, अब अंतिम वक्ता के रूप में आप हैं सुदीप जी। चलिए, सरकार का मैंने गांधी से तुलना किया है मंत्री महोदय। गांधी जी के नीचे बैठे हुए इसीलिए बोले। धन्यवाद। और आप सारे लोग नीचे ही हैं, पाददेश पर हैं, इसलिए सारे लोग हैं। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं हमारे परमादरणीय विष्णुगुरु शिबू सोरेन और झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और वित्त मंत्री माननीय राधाकृष्ण किशोर जी, आपके द्वारा एक सकारात्मक सोच के साथ बजट पेश किया गया है। और आज मुझे कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग पर सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए मैं खड़ा हूं। हम विकास की पैमाना तब तक तय नहीं कर सकते जब तक यहाँ के किसान समृद्ध नहीं होंगे। और ये जो झारखंड का जो बजट है, ये सकारात्मक सोच के साथ पेश किया गया बजट है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, किसानों में एक आशा और एक उम्मीद जगी है। इसका हम उदाहरण हम देख सकते हैं। 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो कोरोना जैसे महामारी आई, लेकिन उसके बाद भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, इसीलिए बोला जाता है हेमंत है तो हिम्मत है, उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए 50,000 तक का लोन को माफ करने का काम किया। शुरू 50,000 हुआ था, शुरू 50,000 हुआ
उसके बाद ये निरंतर चलता रहा। हेमंत सोरेन जानता है कि झारखंड एक खनिज संपदा राज्य है और हमारे यहाँ से सड़क के माध्यम से ही दूसरे राज्यों में खनिज भेजा जाता है। तो सर, स्टेट जीएसटी की वसूली पर भी इसके माध्यम से हमारा सकारात्मक असर पड़ेगा। वहाँ पर किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए जब वो आंदोलनरत थे, उन पर पानी के फुवारे छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यहाँ तक कि जब आंदोलन के लिए वो लोग जा रहे थे तो उनके कदमों के नीचे पर कील जैसे नुकेले वहां पर रख दिए गए ताकि वो लोग वहां जा न सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रामगढ़ बुढ़ाखाप में स्थित आलोक स्पेन फैक्ट्री पर्यावरण व प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन कर रही है, जिससे ग्रामीण कैंसर, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। हालिया दिनों में नीरज कुमार नामक एक 8 वर्षीय बालक की मृत्यु कैंसर से हो चुकी है और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बीमारियों की चपेट में हैं। ग्रामीण महिलाएं 60 किलोमीटर पैदल चलकर राजभवन भी आई थी फैक्ट्री को बंद कराने की मांग को लेकर। पर्यावरण प्रदूषण विभाग की बैठक में जिला उपायुक्त ने विभाग के अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी फैक्ट्री को जांच करने का निर्देश भी दिया था, जिसमें 3 फैक्ट्रियां घोर उल्लंघन करते हुए पाई गई, जिनमें आलोका स्टील फैक्ट्री भी है, जो प्रदूषण मानकों का लगातार उल्लंघन करते हुए पाई गई है। महोदय, मानव जीवन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि फैक्ट्री से पर्यावरण प्रदूषण मानकों का अनुपालन कराया जाए या फिर फैक्ट्री को बंद कराने की दिशा में पहल कराया जाए, जिससे कि जीव जंतु वनस्पति की क्षति ना हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव, माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव, माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो। ध्यानाकर्षण की सूचना, ध्यानाकर्षण की सूचना। 1 मिनट बोलिए। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जी, ये प्रश्न मैंने किया था कि हमारी झारखंड में जैसे विभिन्न राज्यों के द्वारा अपनी अंतर्राज्यीय राज्य सीमाओं पर दूसरे राज्यों से आ रही वाणिज्य वाहन आदि की जांच करने के उद्देश्य से चेक पोस्ट की स्थापना की गई थी। सर, उसका जवाब आया था कि ये कैंसिल हो गया था 2017 में, लेकिन 2018 में इसे ऑनलाइन चेक पोस्ट पोर्टल के माध्यम से शुरू किया था और इसमें वित्तीय वर्ष 18 से लेकर के 25 तक सर उन्होंने अलग अलग साल का दिखाया है, 1 करोड़ से लेकर के अब तक 23 करोड़ तक का। सर, मेरा ये कहना है, क्योंकि ये जो राज्य अंतर्राज्यीय सीमाओं को कनेक्ट करते हैं सर, ये परिवहन विभाग के चेक पोस्ट में सिर्फ हमारे के माध्यम से सर एक्साइज ड्यूटी, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन फी, परमिट फॉर द कमर्शियल व्हीकल सर, इनके लिए भी होता है, ताकि अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो ये हमें सही मात्रा में हमारे झारखंड राज्य को मिल सकता है। और आप जानते ही हैं, सबको ही जानता है कि झारखंड एक खनिज संपदा राज्य है और हमारे यहाँ से सड़क के माध्यम से ही दूसरे राज्यों में खनिज भेजा जाता है। तो सर, स्टेट जीएसटी की वसूली पर भी इसके माध्यम से हमारा सकारात्मक असर पड़ेगा। सर, मेरा बस ये आकृष्ट में ये कराना चाहती हूँ सर, ऑनलाइन है, अगर ये 10 चेक पोस्ट जो ऑनलाइन किए गए हैं सर, उसमें ये सिर्फ परिवहन विभाग का नहीं, हमारे झारखंड के अलग अलग विभागों को भी कनेक्ट करता है, सो दैट कि हमारे झारखंड के जो रेवेन्यू है सर वो बढ़ सके, क्योंकि 23 करोड़ सर 1 साल में बहुत कम होता है और इस पे ये हम अधिक मात्रा में अगर हम लोग इसको लाएंगे तो सर हमारे झारखंड का ही रेवेन्यू बढ़ेगा। सर, मैं इसी में ध्यान आकृष्ट। माननीय मंत्री जी, चेक पोस्ट बनाने का सवाल। जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कल्पना मुर्मू सोरेन जी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो विषयों को उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण था। पूर्व में ये चेक पोस्ट काम करती थी, लेकिन किसी कारणवश इसको बंद किया गया था और ऑनलाइन शुरू होने के बाद से जो आंकड़ा दिया गया है, सही बात है कि ये कम है। हमको लगता है कि इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे इस पर, चूंकि बात सही है, जैसे माइनिंग क्षेत्र में भी ट्रांसपोर्टेशन का मामला है और एक्साइज में भी जैसे बाहर से वाइन वगैरह आता है बिना ये करके, तो उसका एंट्री का भी मामला है और विधि व्यवस्था का भी मामला है, क्योंकि चोरी और ये सब चीजें
होगी माफियागिरी तो उस सब का भी मामला है। इसलिए हमको लगता है कि बगल राज्यों से भी हम लोग इसका एक स्थितियों को आकलन कर लें, और जैसे कि दूसरे जगह पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वगैरह का भी निर्माण है और इसको हम लोग फिर से चालू करेंगे। और हमको लगता है अध्यक्ष महोदय की माननीय सदस्य का जो चिंता है 23 करोड़ नहीं 100 करोड़ से भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है, इसलिए हम लोग चेक पोस्ट को पुनर्निर्माण करेंगे। धन्यवाद। सर यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये सवाल शायद से मैंने बहुत देर में उठाया, किसी ने उठाया नहीं होगा। सर 7 साल हो चुके हैं और सर 7 साल में हम लोगों ने बहुत खोया है। तो सर अगर ये प्रयास, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जो बताया है, मैं यही बस कहना चाहूँगी कि जितनी जल्दी अगर ये शुरुआत हो सके, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सवाल हमारे झारखंड के रेवेन्यू का है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्रेजरी में आए ताकि हमारे झारखंड की जनता को इसका सीधा लाभ पहुँच सके। अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर के परिवहन विभाग के द्वारा हम लोग ने चेक पोस्ट निर्माण करने का और MVI का सीट क्रिएशन का भी मामला विभाग के स्तर से चल रही है और हमको लगता है कि 3 माह के अंदर में इस पर निश्चित हम लोग कार्रवाई कर देंगे। ठीक, कुछ बोलना चाह रहे थे मंत्री जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। महोदय, मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि ये राज्य के राजस्व से भी जुड़ा हुआ मामला है। मैं बधाई देता हूँ माननीय सदस्य जी को कि राज्य हित में इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में लाया है। आप बधाई की पात्र हैं। महोदय, मैं तो अपने सहयोगी मंत्री जी से भी यह अनुरोध करूंगा और अपनी ओर से भी यह प्रयास करूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्र में चेक पोस्ट नहीं होने के कारण मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, सरकारी आकलन मैं नहीं बता रहा हूं, और सर शायद वाणिज्य कर विभाग की ओर से एक मोटे तौर पर आकलन किया गया होगा या नहीं किया गया होगा, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत मुझे जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं कि कम से कम 250 से 300 करोड़ रुपए का राजस्व की क्षति झारखंड को हो रही है। इसलिए मैं भी अपनी ओर से वित्त विभाग के मंत्री होने के नाते और हमारे सहयोगी जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, वो भी काफी इस मामले में संजीदा हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 3 महीने के अंदर परिवहन विभाग के अधिकारी सरकार को यह प्रतिवेदन दें कि किस तरह, किन प्रक्रियाओं के साथ हम अपने सीमावर्ती क्षेत्र में चेक पोस्ट का निर्माण करेंगे। चलिए, प्रभारी मंत्री, प्रभारी कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कृषि प्रभारी। मैं प्रस्ताव करती हूं कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 24 अरब 21 करोड़ 8 लाख 16 हजार रुपए से अधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। अध्यक्ष महोदय, 2 लाख लोन माफ हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं झारखंड के तमाम जो किसान क्रेडिट जिन लोगों ने लिया है उन लोगों को 2 लाख रुपया लोन माफ हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कुछ बैंक के द्वारा बदमाशी की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। बैंक कहता है अध्यक्ष महोदय कि खाता NPA नहीं है। NPA मतलब वो कहता है कि नहीं, मतलब NPA है और राज्य सरकार बैंक को पैसा नहीं दिया है, इसलिए माफी नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि स्टेट बैंक में माफी आया भी है तो मात्र 50 आदमी, और जबकि हम लोगों के यहाँ किसान क्रेडिट जो है, KCC लोन जो है वो 400 लोगों का है। मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष जी के आसन के माध्यम से कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। बैंक बदमाशी कर रही है, सरकार को बदनाम कर रही है, इसलिए मैं निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि 2 लाख जो लोन माफ हुआ है इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए और बैंक को, तमाम जितने भी शाखा बैंक है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, जो भी बैंक हो अध्यक्ष महोदय, वो कम से कम इसको
लाभ इन लोगों को 2 लाख रुपया मिल सके पूरे राज्य को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए किसी लोन के लिए वो फॉर्म भर रहे हैं लेकिन उसका नहीं होगा रजिस्टर्ड। बोलिए। सूचना है मंत्री महोदय, एक सूचना देना चाहेंगे। रोटावेटर जिसकी सरकारी मूल्य है 1,42,000 और मार्केट में वो 1,10,000 में उपलब्ध हो रहा है। दूसरा है मल्टी क्रॉप थ्रेसर, इसका सरकारी मूल्य निर्धारण किया गया है 2,85,000 और मार्केट में ये उपलब्ध हो रहा है 2 लाख रुपए में। तो मंत्री महोदय, ये दोनों सूचना मैं आपको दे रहा हूं, कृपया इसका जांच कर लें। ठीक, धन्यवाद। आप पीछे जगत जी बोल रहे हैं, उसके बाद मंत्री जी का उत्तर होगा। बोल एक सुझाव था, बताइए। वो सारी योजना है जिसमें किसानों। अध्यक्ष महोदय, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मांग संख्या 1 में जो अनुदान मांग में आज इस सदन में चर्चा हुई है अध्यक्ष महोदय, और इस चर्चा के दौरान कई सारे पक्ष के साथी, विपक्ष के साथियों ने और हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने अपना चिंता जताया। अध्यक्ष महोदय अपना सुझाव दिया है और उन सभी विचारों को हम लोग सम्मान पूर्वक मैं और मेरे विभाग ग्रहण करते हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये लोकतंत्र का खूबसूरती है अध्यक्ष महोदय कि ये जो प्रथा चलता है सदन में जिसमें अनुदान की मांग को रखा जाता है अध्यक्ष महोदय, ये एक तरीके से दर्शाता है कि राज्य के कोष में जनता का अधिकार है और जनता जिनको चुन के भेजती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके माध्यम से कार्यपालिका वोट लेती है, उनकी सहमति लेती है, अनुमति लेती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आज जनता, झारखंड की जनता इस राजकोष में अपना अनुमति दे रही है कि इस पैसे को कृषि के लिए, पशुपालन सहकारिता के क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए ये जिम्मेवारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये जिम्मेवारी आज विपक्ष की भी थी, किंतु ये चिंता का विषय है कि आज इन्होंने सदन से वॉकआउट, आज इतना महत्वपूर्ण दिन में वाद विवाद के वक्त ये लोग वॉकआउट किए अध्यक्ष महोदय। और वो भी क्यों? इनका जो संगठन में अपना अंतरकला चल रहा है नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सत्ता का लालसा इनको इतना है कि यहाँ के राज्य की जनता, राज्य के कृषि इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है अध्यक्ष महोदय। और आज ये यहाँ पे है नहीं हमें आईना दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी तरीके से आलोचना से डरने वाली सरकार नहीं है। हम आलोचनाओं को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको स्वीकार करना चाहते हैं और उसके अनुसार हम लोग इस राज्य को चलाना चाहते हैं। We don't look at the glass as completely filled. We look at the glass as half filled अध्यक्ष महोदय। ग्लास आधा अधूरा है और हम लोग उसी तरीके से देखते हैं ताकि उसको हम लोग और बेहतर कर सके। आज जितने भी माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय बातों को रखा है, आपने इस बात को मैं भी स्वीकारती हूं कि हम लोगों ने काफी कुछ इस विभाग ने किया है अध्यक्ष महोदय, और भी चीजों को करना अभी बाकी है और रास्ता बहुत लंबा है, लक्ष्य भी बहुत दूर है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि झारखंड राज्य को अगर देखा जाए तो यहाँ पे अनिश्चितकालीन से अध्यक्ष महोदय खेतीबाड़ी किया जा रहा है। पूरा आप छोटा नागपुर क्षेत्र से लेके संथाल क्षेत्र चले जाइए, ऊबड़ खाबड़ इलाका, छोटे भूखंड, वर्षा भी कभी होता है कभी नहीं होता है अध्यक्ष महोदय, मगर बहुत लंबे समय से आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज यहाँ पे अपने पारंपरिक ज्ञान को इस्तेमाल करके कई सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अपना जो कृषि प्रणाली है उसका ज्ञान को इतना विकसित किया है और अपने कृषि शैली को इसके अनुसार ढालने का काम किया है। और यही कारण है कि विपरीत परिस्थिति में भी हमारे किसान इतना मेहनत करके आज इस राज्य के किसी ना किसी तरीके से इस राज्य के जीडीपी पे भी ऐड करते हैं अध्यक्ष महोदय। और हमारी सरकार लगातार तत्पर भी है किसानों को मदद करने के लिए। आज अगर हम लोग गांव घर में जाए तो अधिकतर गांव में अध्यक्ष महोदय जो सीमांत किसान हैं उनकी 4 विशेष जो है दिक्कतें वो रहती हैं। पहला, जब खेती का मौसम आता है तो उसका चिंता रहता है अध्यक्ष महोदय कि भाई बीज चाहिए, खाद चाहिए, ये हम लाएंगे कहाँ से।
पहला चिंता। अगर ये पूर्ण भी हो जाए अध्यक्ष महोदय, तो उसका दूसरा चिंता होता है कि इस वर्ष बारिश होगा या नहीं होगा। बारिश हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सुखाड़ का सामना। और अगर बारिश का चिंता अगर ये हो गया अध्यक्ष महोदय, तो फिर उसको ये लगता है कि भाई लोन जो मैंने बैंक से लोन लिया है उसको हम चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, मेरा उत्पाद कितना होगा, उसका हम भरपाई कर पाएंगे या नहीं। और अगर उत्पाद अच्छा हो भी गया अध्यक्ष महोदय, तो भाई किस बाजार में हम जाएंगे बेचने के लिए, तो क्या हमको सही मूल्य मिलेगा। अगर अधिक उत्पाद हो गया तो क्या मेरे पास उस तरह से रखने के लिए जगह है, स्टोरेज के लिए जगह है। मुख्य रूप से यही चार चिंता होता है अध्यक्ष महोदय। बहुत बृहद स्तर से नहीं, मगर हमारी सरकार ने प्रयास किया बीज वितरण के माध्यम से अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय सदस्य को इसके पहले पाली में भी बता रही थी, जो लैंप्स पैक्स के माध्यम से 50% हम लोग बीज वितरण करते हैं। आज लगभग हम लोग 5 लाख से अधिक किसानों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग 1 लाख से अधिक क्विंटल का बीज वितरण कर चुके हैं अध्यक्ष महोदय। समय का एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, कभी समय में वितरण हुआ नहीं हुआ। मैं आंकड़ों को देख रही थी, पूर्व में 4 साल में सही समय में वितरण हुआ अध्यक्ष महोदय, मगर जो चुनावी वर्ष रहा उसमें लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के कारण और आचार संहिता लागू होने के कारण सही वक्त में वितरण नहीं हो पाया। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, बट अदरवाइज उनको समय में बीज वितरण कराया जाता है। 2020-21 में जो राज्य का पूरा आवश्यकता है उसका 11% ही राज्य सरकार बीज प्रोवाइड कर पाती थी, और आज के दिन में 24-25 में अध्यक्ष महोदय लगभग 36% मांग जो है उसको राज्य सरकार पूरा कर पा रही है। और हम लोग लगातार प्रयासरत है कि इस आंकड़ा को हम लोग बढ़ाते जाए। इरिगेशन का कई सारे माननीयों ने बात किया अध्यक्ष महोदय। हमारा क्योंकि जो दायरा क्षेत्र है वो 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक है, तो इसमें जितने भी तालाब का जीर्णोद्धार हुआ, डीप बोरिंग हुआ, पर्कुलेशन टैंक हुआ, तमाम चीजों को हम लोग करते हैं। और ये सारी चीजें माननीय विधायकों के अनुशंसा से ही होती है उस क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय। हमारी एक माननीय सदस्य कह रही थी कि तालाब डीप बोरिंग कम हो जाती हैं। मैं भी इस बात से मानती हूं, क्योंकि बहुत सारे किसानों का ये मांग है। पिछले पूर्व 5 साल में लगभग 6000 तालाबों का हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया है, 11000 पर्कुलेशन टैंक बनाए हैं, 22000 पंप सेट बांटे अध्यक्ष महोदय, मगर फिर भी ये कम है। जिस संख्या में यहाँ पे किसान है और अधिक करने की आवश्यकता है, और इस सुझाव को निश्चित रूप से मैं लेती भी हूँ। इस बार एक नया चीज अध्यक्ष महोदय हम लोग कर रहे हैं, वो है बिरसा पक्का चेक डैम। कई सारे झारखंड राज्य में बरसाती नदियां हैं, उन नदियों को बहाव को हम लोग खेत की तरफ कैसे मोड़ पाए अध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक नया योजना के लिए प्रावधान किया गया है, बिरसा पक्का चेक डैम योजना, ताकि छोटे छोटे ऐसे जो बरसाती नदियां होती हैं उनमें भी लूज बोल्डर चेक डैम क्रिएट करके हम लोग पानी को खेतों तक पहुंचा सके। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक सुरक्षा का मैं बात कर रही थी अध्यक्ष महोदय किसानों के लिए, और तमाम माननीय सदस्यगण ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि इस सरकार ने पहली बार केसीसी ऋण माफी 50,000 से शुरू किया और आज के दिन में 2 लाख रुपए तक कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि क्योंकि ये इशू है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो लोन माफी किया है बैंक्स के सहयोग से, वो केवल और केवल स्टैंडर्ड लोन के लिए है। स्टैंडर्ड लोन्स वो लोन है, वो लोन अकाउंट है जिसका रिपेमेंट टाइमली बेसिस में होता रहा है, वैसे खातों का हुआ है। और बहुत जल्द एनपीए खाता के लिए भी हम लोग एक निर्णायक फैसला लेने वाले हैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश के अनुसार। किंतु अध्यक्ष महोदय, यहां तक केवल हम लोग सीमित नहीं है। 2006 में जब यूपीए की सरकार थी और इंटरेस्ट सबवेंशन का स्कीम भी लाया गया था, तो केसीसी लोन के लिए जो 7% ये होता है अध्यक्ष महोदय इंटरेस्ट, उसमें 3% राज्य केंद्र सरकार व्यय लेती है, और जो 4% होता है उसका 2% राज्य सरकार और 2% किसान को देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि वो जो 2% किसानों का है वो भी राज्य सरकार ही भार उठाएगी, और आज यही कारण है अध्यक्ष महोदय कि 7% इंटरेस्ट भी टाइमली रिपेमेंट होने में किसानों को वापस हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बात कर रही थी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, और आज इस बार सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में, उनके विधानसभा में कोल्ड स्टोरेजेस बने। अध्यक्ष महोदय, जो मॉडल कोल्ड स्टोरेज का प्रोग्राम था उसके तहत हम लोगों का प्रयास था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5000 MT का हम लोग कोल्ड स्टोरेजेस बनाए, और वो प्रक्रियाधीन भी है। कुछ जिला है जो उससे थोड़ा वंचित है, रामगढ़ उसमें से एक है।
धनबाद है, बोकारो है अध्यक्ष महोदय, और खूंटी है। विशेष रूप से नहीं, वहां पे प्रकृतिहीन है। ये 4 ही जिला है जहां पे अभी तक टेकअप नहीं हुए। मैं आपको स्थल बता दूंगी उस जगह में जहां पे कार्य भी चल रहा है। तो ये 4 जिला अध्यक्ष महोदय, उसमें से रामगढ़ और खूंटी को देखा जाए तो हमारे माननीय सदस्य सही कह रही थी कि रामगढ़ भी एक बहुत ही सब्जी उत्पाद में बहुल क्षेत्र है, वहां पे आवश्यकता है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन 4 जिलों में भी हम लोग टेकअप करने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। किंतु अगर आप देखें तो कोल्ड स्टोरेज ही समाधान नहीं है, खास करके 5000 MT का, क्योंकि बना तो हम लोग ले रहे हैं मगर दिक्कत है उसको संचालन करना। आज हमारे किसान, हमारे FPOs उतना मजबूत नहीं है अध्यक्ष महोदय कि 5000 MT के कोल्ड स्टोरेजेस को संचालन कर सके। इसीलिए मैं बढ़ावा देना चाहती हूँ वैसे छोटे कोल्ड स्टोरेजेस का, चाहे 5 MT के हो या 30 MT के हो, जो कि आपके बाजार के पास में रहे, जिससे कि छोटे किसानों को लाभ मिल सके। क्योंकि पिछले बार भी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय कि कोई जिला में जाके कोई छोटा किसान संभव नहीं है कि वो सब्जी पहुंचाएगा 100 किलोमीटर दूर। इसीलिए छोटे जो कोल्ड स्टोरेजेस है वैसे कोल्ड स्टोरेजेस के लिए भी इस बार के बजट में प्रावधान रखा गया अध्यक्ष महोदय। 2006 के नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स के रिपोर्ट के अनुसार अध्यक्ष महोदय, सबसे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जो होता है वो किसानों के लिए बड़ी चुनौती होती है। छोटा जमीन रहता है, ज्यादा कुछ उसमें वो ना उत्पाद कर पाते हैं और ना तकनीकी चीजों का वो इस्तेमाल कर पाते हैं। हमारे सरकार का प्रयास है अध्यक्ष महोदय कि किसानों को संगठित करके FPO और SHG के माध्यम से हम लोग उनको ना केवल मजदूर के रूप में मगर कृषि क्षेत्र में उनको हम लोग कृषि के मालिक के रूप में, हम लोग कृषि उद्योग के मालिक के रूप में हम लोग विकसित करें अध्यक्ष महोदय। और इसी प्रयास के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हर एक जगह पे लगभग 100, मतलब पूरे झारखंड भर में लगभग 100 बिरसा कृषि पाठशाला बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये इनकी दूरदर्शिता थी, क्योंकि ये जानते थे, ये खुद उस तरह के परिवार से आते हैं अध्यक्ष महोदय जहां पे पारंपरिक खेती होती है, और ये जानते थे कि लोग पारंपरिक जहां खेती करते हैं, दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट, किसान एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया जाए जहां पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग, समेकित फार्मिंग किया जा सके और लोग उसको देख के वहां पे सीखे अध्यक्ष महोदय। और मुझे बतलाने में एक खुशी हो रही है कि लगभग अभी 50 से अधिक इस तरह से कृषि पाठशालाएं पूरे झारखंड भर में संचालित हो रही हैं। और शायद दुमका में कोई क्षेत्र है, करो है अध्यक्ष महोदय, वहां की जो बिरसा पाठशाला चलाई जा रही है उसमें से 22 लाख रुपया सालाना रेवेन्यू का टर्नओवर हो रहा है। तो ये संभव है और किसान वहां आ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं और उसको अपने खेत में फिर प्रयोग करने का काम भी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आने वाले समय में हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो या ICR हो, ऐसे कृषि संस्थानों का बहुत बड़ा भूमिका रहने वाला है इस राज्य में, क्योंकि शायद हम एक एक तक बीज ना पहुंचा पाए ये किसानों को, मगर एक एक तक वो ज्ञान पहुंचा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, जिससे वो और बेहतर कृषि प्रणाली में से जुड़ सकते हैं। और अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हम में से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि पूरे राज्य भर में जो यूरिया का यूटिलाइजेशन होता है, यूरिया का जो उपयोग होता है, वो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो होना चाहिए 2:1:1, मतलब 2 के भाग में 1 के भाग में 1 के भाग में। अध्यक्ष महोदय, आप अचंभित होंगे इस बात को जानते हुए कि आज जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन हो रहा है वो 29, 17 और 1 है। मतलब इतना ज्यादा केमिकल हो चुका है इस राज्य में अध्यक्ष महोदय, जो कि एक नेचुरली ये राज्य था, ऑर्गेनिक राज्य था, वो सीधे धीरे धीरे किस ओर जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन संस्थाओं का बहुत बड़ा भूमिका होने वाला है। हम लोग अभी तक इस लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जानकारी उत्पन्न करने के लिए 16 लाख से अधिक सॉइल कार्ड उनको उपलब्ध करा चुके हैं, ताकि किसान भी जाने कि उनका सॉइल का स्वास्थ्य क्या है, क्या चीजों को उनको उपयोग करना चाहिए। और इस दिशा पे भी सरकार काम कर रही है।